नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TZS न्यूज में। जहां 7 जुलाई 2026 टर्की की राजधानी अंकारा, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो के नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं। आसमान में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं, सड़कों पर हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात है, हर चौराहे पर बैरिकेड, हर इमारत पर स्नाइपर और हर गतिविधि पर कड़ी नजर, क्योंकि यहाँ होने जा रहा है नाटो का अहम शिखर सम्मेलन। लेकिन इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन से कुछ ही किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आ रही है। इस्तांबुल की सड़कों पर लोग हाथों में बैनर लेकर निकल आए हैं, नारे गूंज रहे हैं, नाटो गो होम, वॉर नहीं पीस चाहिए और विदेशी सैन्य ठिकाने बंद करो। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, ये उस गुस्से की आवाज है जो कई सालों से भीतर सुलग रहा था। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि टर्की पुलिस ने कई जगह प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि राजधानी अंकारा में सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर नाटो के खिलाफ इतना बड़ा गुस्सा क्यों? क्या ये सिर्फ कुछ संगठनों का विरोध है या टर्की के भीतर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश छुपा हुआ है? आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे नाटो समेत टर्की की राजधानी एर्दोगान की रणनीति और उन विरोध प्रदर्शनों की पूरी कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर नाटो है क्या? कहानी शुरू होती है साल 1949 से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया। नाम रखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। आज इस गठबंधन में 32 सदस्य देश शामिल है। अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है, यानी एक देश पर हमला तो जवाब पूरे गठबंधन की तरफ से। इसी वजह से नाटो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है। लेकिन जितने समर्थक नाटो के हैं उतने ही आलोचक भी। आलोचकों का आरोप है कि कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों और हस्तक्षेपों के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ाई। वही नाटो और उसके सदस्य देश कहते हैं उनका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा और सदस्य देशों की रक्षा है। इन मुद्दों पर अलग अलग देशों और विशेषज्ञों की राय अलग हो सकती है। अब सवाल उठता है, इस बार समिट टर्की में ही क्यों? दरअसल इस साल नाटो समिट की मेजबानी टर्की कर रहा है। अंकारा में 32 सदस्य देशों के नेता, नाटो महासचिव और कई साझेदार देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। एजेंडा बड़ा है, यूरोप की सुरक्षा, मध्य पूर्व की स्थिति, रक्षा सहयोग, नई सैन्य तकनीक और आने वाले वर्षों की रणनीति। लेकिन जितना महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है उतना ही बड़ा राजनीतिक अवसर भी, क्योंकि मेजबान है टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। उनके लिए ये सम्मेलन केवल एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नहीं बल्कि दुनिया को यह दिखाने का मौका भी है कि टर्की नाटो के भीतर कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के नेता अंकारा पहुंच रहे हैं वैसे वैसे टर्की की सड़कों पर एक अलग ही माहौल बन रहा था। और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस्तांबुल में शुरू हुआ नाटो विरोधी प्रदर्शन और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे अहम अध्याय। अंकारा में जहां एक तरफ रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, वहीं लगभग 450 किलोमीटर दूर इस्तांबुल की सड़कों पर एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाई दे रही थी। सुबह से ही अलग अलग वामपंथी, ट्रेड यूनियन, छात्र संगठनों और शांति समूह के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे। कुछ लोगों के हाथों में टर्की के झंडे थे तो कुछ के हाथों में ऐसे पोस्टर जिन पर लिखा था नो टू नाटो, पीस नॉट वॉर, स्टॉप मिलिटराइजेशन। इन नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा शुरू किया। उनका कहना था कि दुनिया में बढ़ते सैन्य तनाव का समाधान हथियार नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति है। आखिर प्रदर्शनकारी चाहते क्या है? बहुत से लोग यह मानते हैं कि ये प्रदर्शन केवल नाटो के खिलाफ था, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों की मांगों को ध्यान से देखा गया तो यह तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। उनकी प्रमुख मांगे थी क्षेत्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, सैन्य खर्च कम किए जाए, हथियारों की होड़ पर रोक लगे, विदेश नीति में कूटनीति को प्राथमिकता मिले, विदेशी सैन्य अड्डों और सैन्य विस्तार पर बहस हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रदर्शनकारी नाटो को दुनिया की कई सैन्य कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि नाटो हमेशा यह कहता रहा है कि उसका उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करना है, यानी एक ही मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों की सोच बिल्कुल अलग है। तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों की? शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी
सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई, क्योंकि उसी समय अंकारा में दुनिया के कई बड़े नेता मौजूद थे। टर्की प्रशासन किसी भी सुरक्षा जोखिम से बचना चाहता था। इसी वजह से कई इलाकों में पुलिस ने बैरिकेड लगाए, कुछ जगहों पर मोर्चा का रास्ता रोका गया। जब कुछ प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। टर्की सरकार का कहना था कि ये कदम केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया, जबकि प्रदर्शनकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाया जा रहा है। यानी घटना को लेकर दोनों पक्षों में अपने अपने दावे हैं। सिर्फ टर्की ही नहीं, अब नजर डालते हैं ग्रीस पर। टर्की के पड़ोसी देश ग्रीस की राजधानी एथेंस, यहाँ भी नाटो विरोधी रैलियां आयोजित की गयी। हालांकि ग्रीस खुद नाटो का सदस्य देश है, फिर भी कुछ राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और शांति संगठनों ने विरोध मोर्चा निकाला। उनका कहना था कि यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव का असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। उन्होंने भी संवाद, कूटनीति और शांति को प्राथमिकता देने की मांग की। हालांकि ग्रीस की सरकार की आधिकारिक नीति नाटो के साथ बनी हुई है, यानी यह विरोध सरकार की नीति नहीं बल्कि कुछ सामाजिक और रणनीतिक समूहों की असहमति को दर्शाता है। क्या ये विरोध नया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इतिहास देखें तो टर्की और ग्रीस दोनों देशों में पिछले कई दशकों से नाटो विरोधी प्रदर्शन समय समय पर होते जा रहे हैं। खास तौर पर जब भी कोई बड़ा नाटो सम्मेलन या कोई महत्वपूर्ण सैन्य निर्णय सामने आता है तो कुछ संगठन विरोधी प्रदर्शन करते हैं। यानी इस बार का प्रदर्शन अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक सोच का हिस्सा है। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। इस बार ये विरोध ऐसे समय में हुआ जब दुनिया पहले से ही कई बड़े संकटों का सामना कर रही है। यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव, रक्षा बजट में बढ़ोतरी और वैश्विक सुरक्षा की नई चुनौतियां। ऐसे माहौल में नाटो समिट के दौरान हुआ यह विरोध अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गई है। लेकिन क्या इन प्रदर्शनों का सम्मेलन के फैसलों पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्या एर्दोगान के लिए यह राजनीतिक चुनौती बन सकता है? और क्या नाटो इन आवाजों को सुनेगा या अपने पुराने रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा? अब सवाल उठता है, जब बाहर सड़कों पर विरोध हो रहा था तो अंदर नाटो समिट में आखिर क्या चल रहा था? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले टर्की की भूमिका समझनी होगी। टर्की सिर्फ नाटो का एक सामान्य देश नहीं, बल्कि यह गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल रखने वाला देशों में से शामिल है। भूमध्य सागर, मध्य पूर्व और काकेशस क्षेत्र, इन सभी के बीच टर्की की स्थिति ऐसी है कि किसी भी बड़े सुरक्षा समीकरण में उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। इस समिट का एजेंडा क्या था? तो बात करते हैं। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इनमें से शामिल थे यूरोप की सामूहिक सुरक्षा, रक्षा बजट में बढ़ोतरी, नई सैन्य तकनीक और साइबर सुरक्षा, मध्य पूर्व की बदलती स्थिति, सदस्य देशों के बीच रणनीति सहयोग। इन विषयों पर अलग अलग देशों की अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, नाटो इस समय दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण सुरक्षा दौर का सामना कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या टर्की की नीति बदलेगी? टर्की पिछले कई दशकों से नाटो का सदस्य है, साथ ही उनके कई बार अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकताएं देते हुए गठबंधन के भीतर अलग रुख भी अपनाया है। यानी टर्की की विदेशी नीति पूरी तरह नाटो पर निर्भर भी नहीं है और उससे पूरी तरह अलग भी नहीं। राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां टर्की नाटो का हिस्सा भी रहे और अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा भी करता रहे। ऐसे में इन विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद टर्की की विदेश नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना दिखाई नहीं देती। लेकिन सरकार के लिए ये एक संकेत जरूर है कि देश के भीतर कुछ वर्ग नाटो की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। अंकारा में नाटो समिट की तैयारी चल रही थी और उसी समय इस्तांबुल में नाटो विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या थी? पुलिस ने कार्रवाई क्यों की? टर्की सरकार का पक्ष क्या है? और नाटो इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखता है? यह भी जाना कि विरोध और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति कई देशों की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले कई जटिल रणनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
आने वाले दिनों में क्या इन प्रदर्शनों का कोई दीर्घकालीन राजनीतिक असर होगा? फिलहाल इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे TZS न्यूज में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।